अपडेट इस वक्त ये है कि शहबाज शरीफ जो है 2 रोज़ा दौरे पर हैं सऊदी अरब और तुर्किया के। उसके अलावा आसिम मुनीर अभी कुछ देर पहले तेहरान पहुंचे हैं। उनकी जो है मुलाकात शेड्यूल है मुस्तफ़ा खामनेई साहब से भी। तो अब जो है देखना यह है कि क्या है, क्योंकि ये मेजर डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सऊदी अरब और तुर्किया के विजिट पर, और पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ हैं वो इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ रही है कि सऊदी अरब का नजरिया चेंज हो जाए। आज जिस तरह से बयान दिया है सऊदी अरब ने, उनके वजीर खारजा ने, और ये कहा कि अब अमेरिका पर इन्हिसार करने का दौर खत्म हो गया, अब उन पे निर्भर रहने का दौर खत्म हो गया। और ईरान ने पहले ही कहा है, तमाम जो मिडिल ईस्ट के अरब ममालिक हैं या जहां जहां अमरीकी बेसेस हैं, कि अगर तुम अपनी खैर चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि तुम पे हमला ना हो, तो अमरीकी बेसिस को आप यहां से कह दो कि जाएं। और आप देखिए, चीन अपने ऑयल टैंकर लेके गया, दूसरे मुल्क अपने ऑयल टैंकर लेके गए, और ये कह रहे थे कि हमने 10,000 की फौज उतार रखी है। अमेरिका का ये दावा था। कहां है 10,000 की फौज? आप कह रहे थे हम रोक देंगे। आप सोचिए कितना मजाक है। मैं बार बार कह रहा हूं, 10 लाख की फौज है ईरान की। 1,40,00,000 नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया लड़ने के लिए, और ये कह रहे हैं कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, मिडिल ईस्ट और पूरे जो सिनेरियो है इस वक्त, उस पर बात करूंगा। क्योंकि अब जो है ऐसा लग रहा है कि जो तेवर थे अमेरिका और इजराइल के, वो ठंडे पड़ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ रही है कि सऊदी अरब का नजरिया चेंज हो जाए। आज जिस तरह से बयान दिया है सऊदी अरब ने, उनके वजीर खारजा ने, और ये कहा कि अब अमेरिका पर इन्हिसार करने का दौर खत्म हो गया, अब उन पे निर्भर रहने का दौर खत्म हो गया। ये बयान क्यों आया? इसके क्या मानी है? कैसे इसे देखा जाएगा मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में या जियो पॉलिटिक्स में, कि क्या सऊदी अरब भी अब अमेरिका से यह बात कह सकता है कि अब आप पे हमें निर्भर नहीं रहना है, दौर खत्म हो गया? और यही नहीं, बल्कि सऊदी अरब के वजीर खारजा ने कहा कि पहले तुम अपनी तो हिफाजत कर लो, उसके बाद मेरी हिफाजत करना। यह बात आई कैसे? यह बात इसलिए आई क्योंकि ईरान के जितने हमले थे, एक भी हमले को अमेरिका डिफेंड नहीं कर सका, बल्कि मैदान छोड़ करके भाग गया। बेसेस अब कह रहा है सऊदी अरब कि अब बेसेस खाली कर दो। तो क्या अब सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी इंतजाम खुद करेगा, या यह कहा जाए कि ईरान की बात का असर हुआ है? परसों ही सऊदी अरब के वजीर खारजा, विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री दोनों की बातचीत हुई, और ईरान ने पहले ही कहा, तमाम जो मिडिल ईस्ट के अरब ममालिक हैं या जहां जहां अमरीकी बेसेस हैं, कि अगर तुम अपनी खैर चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि तुम पे हमला ना हो, तो अमरीकी बेसिस को आप यहां से कह दो कि जाएं। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के जिस तरह से नाकेबंदी की बात की जा रही थी, उस पे भी ईरान ने कहा कि अगर हमारी नाकाबंदी की और कुछ भी किया, तो याद रखिए कि कोई भी जो फारस का एरिया है, उसमें कोई भी इस सागर में बंदरगाह बचेंगी नहीं। साफ कर दिया। और आप देखिए, चीन अपने ऑयल टैंकर लेके गया, दूसरे मुल्क अपने ऑयल टैंकर लेके गए, और ये कह रहे थे कि हमने 10,000 की फौज उतार रखी है। अमेरिका का ये दावा था। कहां है 10,000 की फौज? क्या किया उस 10,000 की फौज ने?
हवा में बात करोगे, और कब तक हवा में बात करते रहोगे? कब तक इस तरह के झूठ? और देखिए अब दावा क्या आया है कि 2 ऑयल टैंकर पाकिस्तान के रोक दिए, ये खबर चला रही है। मैं कह रहा हूं रोके नहीं गए, वो तो ड्रामा होगा, वो ड्रामा आपस में कि कुछ तो दिखाएं कि कुछ तो रोका हमने। पाकिस्तान से कहा होगा कि रुक जाओ, वो खुद ही रुक गए होंगे कि बिला वजह फायदा क्या है। तो कह रहे साहब रोक दिया, अमेरिका ने रोक दिया। कोई रुका उका नहीं है, और इस तरह की बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देखिए कि अमेरिका में क्या चल रहा है, पूरा अमेरिका खिलाफ हो रहा है। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल तजिया निगार हैं, इक्तसादियात, माहिर इक्तसादियात हैं, जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द स्टेट ऑफ होर्मुज पे बात करके मामले को खत्म करो, और ज्यादा ईरान को धमकी मत दो कि वो रेड सी को भी ब्लॉक कर दे, बाबुल मंदब को। और अगर ऐसा 10-15 दिन भी हो गया तो पूरी दुनिया कसादबाजी का शिकार हो जाएगा, मंदी पूरी दुनिया में फैल जाएगी और उसको रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। ये क्लियर कह दिया। हमारे साथ आज एक बड़ी शख्सियत जुड़ेगी, मेजर जनरल साहब जुड़ेंगे, जावेद इकबाल साहब। वो आ गए हैं, मैं उन्हें स्क्रीन पर लाता हूं। लेकिन ये जो अपडेट्स कुछ थी, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। यहां पे आप देखिए मिडिल ईस्ट में लिखा है कि ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका की नाकाबंदी जारी रही तो खाड़ी देशों में निर्यात और आयात रोक देगा। ये ऐलान ईरान का ऐसा है कि जिसके बाद से सारा अरब वो भड़का हुआ है, वो नाराज हो रहा है। ये आप देखिए। इसके साथ साथ 48 घंटे बाद होर्मुज पूरी तरह खुला, ट्रंप का नाकाबंदी हटाने का ऐलान। ये देखिए ये क्या है, ऐलान कर दिया और अब बातचीत के टेबल पे फिर आ रहे हैं, फिर बातचीत। सवाल यह है कि आप पाकिस्तान से अचानक निकले क्यों? क्या आप प्रेशर बनाना चाहते थे, या ईरानियों को इसलिए पाकिस्तान बुलाया था कि इनको मार दिया जाए, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही? मकसद क्या था उस बातचीत का? अगर बातचीत पूरी नहीं करनी थी, ये भागे क्यों? ये अचानक 3 बजे रात में कौन सी ऐसी कॉल आ गई कि जिसकी वजह से आप बातचीत बीच से निकल गए और साजिशें शुरू कर दी, नाकाबंदी कर देंगे? कौन सा प्रेशर था, क्या था? यहां पे देखिए, अमेरिका के रक्षा मंत्री के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, जा सकती है कुर्सी। आ गया, देखिए आ गई वो खबर इंपीचमेंट वाली। और ये आप देखिए कुर्सी जा सकती है, ये रिपोर्ट आ रही। कहां है? अब एक और खबर आ रही कि साहब इस्लामिक नाटो, यूरोपियन नाटो, ये सब हो क्या रहा, ये चल क्या रहा है, और इसके पीछे कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप हैं, इसके अलावा कोई नहीं। आप कह रहे थे हम रोक देंगे, आप सोचिए कितना मजाक है। मैं बार बार कह रहा हूं, 10 लाख की फौज है ईरान की, 1,40,00,000 नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया लड़ने के लिए, और ये कह रहे हैं कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, हम इनसे जंग लड़ेंगे। मुमकिन ही नहीं। क्यों इस तरह का मजाक कर रहे हो? ये पूरी रिपोर्ट, कई और रिपोर्ट आई। यहां पे संयुक्त राष्ट्र के जो चीफ है ने सूडान संघर्ष को 3 साल बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बताया है। इजराइल ने लेबनान के सीमावर्ती गांव में घरों को ध्वस्त करने का अभियान शुरू किया, ऐसी रिपोर्ट आई। यहां जंगबंदी के बावजूद इजरायली गोलीबारी में आज 8 और गाजा के लोग मारे गए। हर रोज, कल हमने बताया था 4 लोग मारे गए, आज 8 लोग मारे गए, और अब तक जो कुल तादाद हुई है वो है 72,350। इतनी बड़ी तादाद और लोग मारे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार फिर कम से कम दुनिया को
इस तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब, मैं उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ। वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट, मिडिल ईस्ट और जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट, और इंटरनेशनली सतह पर आप हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं फौज में। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट और कॉलम निगार, मिडिल ईस्ट पे गहरी नजर रखने वाले अब्दुल वाहिद साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे एक अच्छी नजर, पैनी नजर रखने वाले और बड़ी मुतवाजिन गुफ्तगू करने वाले एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मैं सबसे पहले चाहूंगा अब्दुल वाहिद साहब से कि शॉर्ट में एक नजर में इस वक्त की जो मौजूदा क्या अपडेट्स हैं वो हमें बता दें, और उसके बाद फिर हम बाकायदा जो है इस पे, हमारे साथ हमारे सुवर्णा राज जी जो जुड़ गए हैं नेपाल से, जमील साहब जुड़ गए हैं, मोहम्मद रईस साहब, नूर साहब, इसके अलावा सैयद जर्रार अली बाबू, यादवेंद्र दत्त मिश्रा जी, जयदीप सिंह बुंदेला, जावेद खान, मैनुद्दीन सलमानी, यहाँ पे जाकिर हुसैन साहब, तो यहाँ पे आप देखिए अयान साहब, अब्दुल माजिद साहब, बहुत सारे लोग, मोहम्मद रईस, अलमदार साहब, हसन रिजवी, शेख करीम, अब्दुल रहमान, तो मैं सारे लोग यहाँ पे, गुलशन, ये इसके अलावा मोहम्मद जाकिर, तो मोहम्मद अमजद, जहांगीर पाशा, तो बहुत सारे, मोहम्मद मेराज हुसैन, सारे लोग, अभी और लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, मैं जिक्र करता रहूंगा। लेकिन सबसे पहले अब्दुल वाहिद साहब, क्या अपडेट है, अगर हमें शॉर्ट में बताएं। अपडेट इस वक्त ये है कि शहबाज शरीफ जो है 2 रोज़ा दौरे पर हैं सऊदी अरब और तुर्किया के। उसके अलावा आसिम मुनीर अभी कुछ देर पहले तेहरान पहुंचे हैं। उनकी जो है मुलाकात शेड्यूल है मुस्तफ़ा खामनेई साहब से भी। तो अब जो है देखना यह है कि क्या है, क्योंकि ये मेजर डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सऊदी अरब और तुर्किया के विज़िट पर, और पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ हैं वो इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है कि हम बहुत जल्द जो है इस्लामाबाद के अंदर ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे राउंड को शुरू करने के ख्वाहिशमंद हैं। उसके अलावा जो है चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में रूस के वज़ीर ख़ारिजा पहुँचे हैं, सरगेई लारोव। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है तुर्किया को लेके, जो इसराइल की एरो स्पेस इंडस्ट्री है, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं शेन गैल, उनका एक बयान वायरल है इस वक्त जो उन्होंने दिया है, और वो जेरूशलेम पोस्ट ने शाया किया है। उसमें उन्होंने बोला है कि इसराइल ने जो ईरान के ऊपर अभी तक किया है वो सिर्फ एक ट्रेलर है, असल कहानी उस वक्त शुरू होगी जब हम तुर्किया को रौंदेंगे या उस पर फौजकशी करेंगे। तुर्किया का उसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि रिएक्शन क्या है, लेकिन 2-1 रोज़ पहले तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हाकान फिदान, उनका एक बयान आया था कि इसराइल हमेशा एक आभासी दुश्मन एक ढूंढ लेता है ख्याली, कि वो जो है फिर उसके खिलाफ वो फिर जो है एक महाज़ाराई की पूरी सूरत हाल तैयार करता है। तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द जो है लेबनान वगैरह को, तो मैं ये मानता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि नहीं लातीनी रिवर को या फिर इसको जो है इसराइल बफर जोन बनाएगा, तो बफर जोन तो इसराइल इराक, सीरिया और इनको बना चुका है। तो उसके लिए बफर जोन कोई छोटी मोटी टेरिटरी नहीं होती। वो 3 देश अब तक जो है अमेरिका और वेस्ट जो है इसराइल के सेफ गार्ड के लिए बफर जोन में तब्दील कर चुके हैं। अब बफर जोन कौन कौन ममालिक बनने जा रहे हैं, लेबनान ऑलमोस्ट है, और लेबनान के वो जो एम्बेसडर हैं उनकी एक मीटिंग हुई है, उसको जो है वाइट हाउस के स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का की जो वजारत खारिजा है, तो उसने जो है मार्को रूबियो ने प्रिसाइड किया, और वो एक मीटिंग हुई थी कल। तो उसके अंदर जो है इसराइल का भी एम्बेसडर बैठा था और लेबनान के भी बैठे थे। तो अब इस वक्त जो है पूरी की पूरी कोशिश ये है, तो अब लेबनान के नाम पर कोई हुकूमत का उस तरह का स्ट्रक्चर के एक स्टेबल गवर्नमेंट, और वो जो है तो वो वेस्ट की एक जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कोई ऐसी रिलायबल फोर्स लेबनान के अंदर नहीं है। अब यह है कि फिर वहाँ पे कौन है, तो रेजिस्टेंस फोर्स के नाम पे हिजबुल्लाह के अलावा
کوئی اور نہیں ہے. تو صورتحال لبنان کی غازہ سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہونے والی ہے, خاص طور سے ساؤتھ لبنان کی. تو صورتحال یہ ہے, اور اس کے اندر ابھی جو ہے بہت سارے میجر ڈیولپمنٹس آ رہے ہیں, تو وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوگا. ترکیہ کو لے کے جو مجھے لگتا ہے خدشہ وہ یہ ہے کہ ترکیہ پہ اسرائیل بھلے ہی فوج کشی نہ کرے, لیکن جس طرح کا وہ اسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے رجب طیب ایردوغان نے, تو وہ جو ہے یہ ہے کہ وہ سیلف اسٹائل گورنمنٹ جو ہے تو وہ ایک طرح سے اتھارٹیرین رجیم کے اندر چینج ہو گئی ہے. اور انہوں نے بہت سارے اپنے اپوننٹس کو جس طرح سے سپریس کیا ہے, تو کئی بار ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے اپوننٹس خاموش ہو جاتے ہیں لیکن وہ موجود رہتے ہیں. تو اس کی اسٹرانگ پاسبلٹی ہے کہ وہاں کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر, بیوروکریسی میں اور حکومت کے باہر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو, اور ایک اگر مان لیجئے کہ کوئی ایسا سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے کہ اگر ایک احتجاج شروع ہوتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے ترکیہ کے اندر, چاہے وہ اسلامسٹ کو ہی لایا جائے یا پھر کسی اور ذریعے سے, تو ایران میں جس طرح سے ڈیسینٹرلائزڈ لیڈرشپ ہے کہ ان کی کور لیڈرشپ کے جانے کے باوجود وہ اسٹیبل ہے, تو اس طرح کا سینیریو مجھے ترکیہ میں دکھائی نہیں دیتا. تو اس لیے اس طرح کی پاسبلٹی ہے کہ وہاں پہ ایک پبلک انریسٹ کریٹ کر کے اور ملٹریلی بھی تھوڑا بہت جو ہے انریسٹ کریٹ کر کے وہاں کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا جا سکتا ہے. تو ایک کو کی گنجائش مجھے دکھ رہی ہے آنے والے دنوں میں ترکیہ کے اندر. اور ہمیں یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ نہیں فلاں کنٹری جو ہے یورپی یونین اسرائیل کے خلاف ہے, بیان دینا دوسری بات ہے, لیکن جب صورتحال آئے گی تو آپ یہ لکھ کر کے رکھ لیجئے کہ اسرائیل کا کولیپس ویسٹ کبھی نہیں دیکھ پائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جب اسرائیل کا فارمیشن ہوا تھا تو مدح سرائی روس کی ایک طرف, لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ سب سے پہلے اسٹیٹ آف اسرائیل کو ریکگنائز کرنے والا کنٹری امریکہ سے بھی پہلے وہ رشیا تھا. اور سب سے زیادہ جوس کی جو پاپولیشن ہے اسرائیل کے اندر وہ رشین کی ہے. تو کئی بار جو ہے اگر اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کسی کی بات سنتا ہے امریکہ برٹن کے علاوہ, تو سب سے زیادہ رشیا کی بات بھی سنی جاتی ہے. تو یہ جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھنا ہوگا اس کے اندر. تو یہ ہے, اور باقی بات